मित्रों, न्यूज पिकर्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं पिकर कुन्नू गुप्ता आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ अपने चैनल न्यूज पिकर्स पे। आइए आज हम बात करते हैं रेल बचाओ देश बचाओ के मुख्य राष्ट्रीय संरक्षक श्री मिथिलेश कुमार सिंह से। चलिए। रेल बचाओ देश बचाओ अभियान में आप उसके मेन संरक्षक हैं, तो इस जो जब लोग वहाँ पर जुटेंगे, भीड़ जुटेगी आपके पीछे, तो उसको नियंत्रण आप कैसे करेंगे? ऐसा है कि भीड़ जिन सवालों पर लोग जुट रहे हैं वो अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है संविधान के। जहाँ तक लोगों का नियंत्रण की बात है तो सब लोगों को पहले ही संदेश दे दिया गया है कि देश में जो संक्रमण चल रहा है उससे हम फिजिकल डिस्टेंस बना करके चलेंगे। जो भी सरकार ने शर्तें निर्धारित की हैं उस शर्तों को हम पूर्णतः पालन करेंगे और अपनी बातों को हम रखेंगे, लोग सुनेंगे। इसलिए नियंत्रण करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसमें विवेकहीन कोई एकत्रित नहीं हो रहा है, सब विवेकवान लोग होंगे। इसलिए सब अपनी सुरक्षा, देश की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा की नीयत से सब लोग चलेंगे। और हमारे इसके सेनापति हैं डॉक्टर निसार अहमद, क्योंकि संयोजक ही सेनापति होता है। तो सब लोग को संदेश दिया गया कि कौन लोग कैसे चलेंगे, धक्का धुक्की नहीं होगा, भीड़ भाड़ नहीं होगा। सभी लोग दिन भर संदेश देंगे, 11 बजे से 5 बजे तक सब लोग संदेश देंगे, एक दूसरे को सब सुनेंगे और संकल्प करेंगे कि सरकार के नीतियों का हम गांधी के बताए रास्ते से। ये विरोध प्रदर्शन कब तक होता रहेगा? एक दिन के लिए है ये आगे भी बढ़ेगा? अभी तो मात्र एक दिन के लिए है, चूँकि अभी हम बीजारोपण कर रहे हैं। चूँकि ये विश्वामित्री भूमि है ना, यहाँ से जब बक्सर जब जीतता है तो देश जीतता है। जब शेरशाह जीता तो हम विश्व के चक्रवर्ती बने, मुगल सल्तनत खत्म हो गया। और जब इसी धरती पर हमारा सिराजुद्दौला जब हार जाता है तो हम अंग्रेजों के गुलाम हो जाते हैं। तो बक्सर किसी भी आंदोलन का, आप आज़ादी की लड़ाई ही देख लीजिए, शुरू किया वीर कुंवर सिंह ने 1857 में। भले लड़ाई हम हार गए कुंवर सिंह के नेतृत्व में, आज़ादी नहीं मिली। 90 साल के शहादत के बाद गांधी के नेतृत्व में आज़ादी पाई, मगर बीच के कालखंड में आप 1912 चलिए तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने शंखनाद किया। ये रामोबरिया के नागेश्वर नाथ नदी से 90 दिन की यात्रा करके पहुंचते हैं कैमूर के पहाड़ी पर, तो स्वामी ने शंखनाद किया कि जो अन्न वस्त्र उपजाएगा वही कानून बनाएगा, भारत वर्ष उसी का है वही सरकार चलाएगा। तो त्रेता काल से बक्सर परिवर्तन का संदेश देने वाला भूमि रहा है। अब हमारा सौभाग्य फिर कहाँ आता है कि जब देश स्वतंत्र हो गया तो एक संविधान चाहिए ना, तो संविधान सभा का अध्यक्षता कौन करेगा? सबके नाम पर विरोध था। हमारे धरती पर पैदा हुआ व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा जो सर्वसम्मत अध्यक्ष चुना गया, तो बक्सर की धरती है। तो बक्सर तो की सृजन भूमि है, तपोभूमि सिर्फ नहीं है, सृजन भूमि है। हमने गायत्री मंत्र का सृजन किया है, हमने समय आया तो महामृत्युंजय मंत्र का मैंने सृजन किया है। आज बक्सर भी डॉक्टर निसार वो एक बैठे हैं ना, कांग्रेसी सत्येंद्र ओझा, ये है राजेश जी, ये कहाँ गया? नयन जी हैं, वो कहाँ गया? हम लोग का वो पहलवान जो है वो राजद वाला, वो बेटा गोविंद जायसवाल, निसार भैया, ये लोग के नेतृत्व। निसार तो सेनापति हैं, हम बूढ़ा संरक्षक हैं, तो हम बूढ़ा तो कुछ कर नहीं रहे हैं, आशीर्वाद देंगे। हम वही जो अनुभव की बातें जो आप लोग को इन लोग सब पहले का जो देखे हैं, बक्सर का इतिहास, भूगोल, यही बता के लोग प्रेरित करते हैं कि नई ज्योति जलाना है। देश को, रेल को बचाने के बाद
क्या देश के और भी जो विभाग दिख गए हैं, क्या उनको भी वापस भारत सरकार में जोड़ा जाएगा? आप नारद के वंशज लोग हैं। मीडिया विभाग जो होता है उसको देव ऋषि कहा जाता है। अब रह गया कि आप राम काल से लेकर के आज तक अध्ययन कीजिए कि हमारे यहाँ सामाजिकरण शब्द कब उत्पन्न हुआ। जब आप रामचरितमानस पढ़िएगा तो राम राज्य की स्थापना भरत ने किया था। हम राष्ट्रीयकरण भी नहीं कहते हैं, हम तो सामाजिकरण कहते हैं। और जो राष्ट्र का संपदा था वह सामाजिकरण तुमने न करके व्यक्तियों के हाथ में, लुटेरा कंपनियों के हाथ में, एजेंसियों के हाथ में तुम बेचते जा रहे हो। यह देश के लिए कभी सुखद नहीं हो सकता है। जबकि बक्सर की धरती से एक नया शब्द भी आया है, उदार चरिता नाम वसुदेवे कुटुंबकम। यह भी हमारे ही धरती से आया है। उदार चरिता नाम वासुदेव कुटुंबकम। जो देश इस सिद्धांत को मानता है, उस देश की, भारत की सरकार, उस देश का प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रीयकृत हमारे उपकरण थे, उसको तुम बेचते जा रहे हो। जब पहले यह व्यक्तिगत संपदा हुआ करता था तो इंदिरा गांधी के ज़माने में राष्ट्रीयकरण किया गया। हम लोग तो देश यह भरोसा करता था कि नरेंद्र मोदी अपने को राम भक्त कहता है, तो ये सारे उपकरण हमारे सामाजिकरण में परिवर्तित हो गए। तो सामाजिकरण तो दूर की बात है, यहाँ तुम निजीकरण करना शुरू कर दिया। उनका एक नारा था, देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे। तो ये नारा सिर्फ जुमला था, इस पे क्या कहना चाहते हैं? अब आप समीक्षा करें कि आप एक व्यक्ति हैं। आप आदमी कब कहलाते हैं? जब आपके पैर में नाखून है, पैर है, हाथ है, मुड़ी है, मुंह है, नाक है, कान है, सब मिला करके ऐसा अंग काट दिए जाए। आपके सारे अंग जब बारी बारी से कट जाएंगे तब मनुष्य कहलाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो वही स्थिति देश की है। हम देश नहीं बिकने देंगे, मगर हम संचार बेच देंगे, हम खदान बेच देंगे, हम बैंक बेच देंगे, हम रेल बेच देंगे, देश नहीं बिकने देंगे। फिर देश रह कहाँ जाएगा? कौन सा बंग रह जाएगा? कुछ बचेगा ही नहीं। जब कुछ बचेगा नहीं, यही नरेंद्र मोदी जो 90 वर्ष के संघर्ष के बाद जो आज़ादी हमको मिली है, गुलामी से मुक्त हुए हैं अंग्रेजों से, अब हम देश लुटेरों के हाथ यह देश गुलाम होने जा रहा है। तो फिर हमको 300 वर्ष लड़ना पड़ेगा। आज की यदि समाज नहीं चेतेगा तो जिस तरह से हम अपने पुरखों को गाली देते हैं, मुंह पर थूकते हैं उनके कि हमारे पूर्वजों ने गलती किया था कि देश गुलाम हो गया, आने वाली पीढ़ी हम पर थूकेगी कि ये सब लोग थे और नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया अदानी के हाथ में, अंबानी के हाथ में, माल्या के हाथ में। हमारे पास कुछ नहीं रह गया। तो जब दर दर के हम ठोकर खाएंगे। आज क्या स्थिति बन रही है? जब काम नहीं मिलेगा लोगों को, हमारे यहाँ के नौजवान नहीं चाहते, उसका हृदय नहीं चाह रहा है कि हम ये अपराध करें, परंतु पेट की क्षुधा मिटाने के लिए, पत्नी की श्रृंगार बरकरार रखने के लिए या तो क्रिमिनल बन रहा है, स्मगलर बन रहा है, या आत्महत्या कर रहा है। आज स्थिति है। जिन लोगों का रोजगार चला जाएगा रेलवे के द्वारा, डॉक्टरों का चला जाएगा, रेल अस्पताल का, उन लोगों की क्या स्थिति होगी? इस पे सरकार कभी सोचा नहीं है? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये त्रासदी फैलेगी ना जब सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो जो कमा के रखा होगा वो कितने दिन के लिए कमा के रखा होगा? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, फिर उसके बाद वो क्या करेगा? या तो आत्महत्या करेगा अपने परिवार के साथ, या अपराधी बनेगा। बुढ़ापा में तो अपराधी भी नहीं बन सकता है। तो जो नौकरी करने वाले लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर ग्रेजुएट रैंक के हों, गैजेटेड हो, या चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हो, वह आत्महत्या करेगा। दूसरे इसके पास चारा क्या? हमसे कोई कहे, एक जमाना था कि हम नदी पार कर जाते थे, गंगा नदी, आज हम पार कर पाएंगे क्या? तो आज जब कोई चारा नहीं होगा आत्महत्या करेंगे। तो यह देश आत्महत्या की तरफ नरेंद्र मोदी मजबूर कर रहा है कि बूढ़े आत्महत्या कर लें और जवान अपराधी बन जाए। ये स्थिति होगी। हम पूरा गुलाम होने जा रहे हैं।
हम लोग पुनः गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं। जब देश में बेरोजगारी बढ़ने वाला है, क्योंकि रेलवे जब बिकने वाला है, इस पे आप क्या कहें? रेलवे का 30% से अधिक बिक चुका है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। रेलवे ही नहीं, तमाम निकायों को इनको निजी हाथों में देने की योजना है इनकी। तो इससे तो इस देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, इस देश में पूंजीकरण जो है वो कुछ लोगों के हाथों में चला जाएगा और ये 3-4 वर्षों के बाद 100 करोड़ लोग सिर्फ भोजन के लिए तरसेंगे। ये हम लोगों का आंकड़ा है। आंकड़े के अनुसार तो अभी तो जितने लोग बेरोजगार हुए हैं उनके लिए तो और भी मुश्किल का वक्त होगा, तो वो आगे क्या करेंगे? वो आगे करेंगे क्या? या तो वो संघर्ष करेंगे, यूनाइट होकर के इसके विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और इनको सत्ता से हटाएंगे। जब तक अभी वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो सत्ता से नहीं हटती, तब तक यह संकट छाया रहेगा। जी आप एक दिन के बाद धरना प्रदर्शन के बाद आगे भी धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे? बिल्कुल, यह एक दिवसीय धरना एक आवाज़ होगा जो पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा और लोग इसको जानेंगे। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, या जानते हैं तो बहुत सारे लोग ठिठके हुए हैं, चुपचाप सोच रहे हैं, चिंतित हैं, लेकिन संघर्षरत नहीं है। तो उन्हें आंदोलनरत करने के लिए यह पहली आवाज़ होगी। उसके बाद फिर मिल बैठ करके यह तय किया जाएगा कि आंदोलन का अगला स्वरूप क्या होगा। ये लगातार निरंतर आंदोलनरत होना होगा जब तक कि रेलवे को निजी हाथों से वापस नहीं लिया जाता।